हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हम देखने वाले हैं हमारी जो जिला दर्शन सीरीज है, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ किले का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखो, अक्सर एग्जाम में चित्तौड़गढ़ के किले से या चित्तौड़गढ़ जिले से सवाल आपका ज़रूर बनता ही है, अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो है वो आपके गोहिल की राजधानी रहा था। सबसे लंबी अवधि तक जो शासन किया गया था वो चित्तौड़गढ़ में किया गया था। इसी कारण अक्सर हिस्ट्री से ले लो, आप भूगोल से ले लो, या आर्ट एंड कला की दृष्टि से भी ले लो, ये चित्तौड़गढ़ आपका जो किला है बेहद ही महत्वपूर्ण किला है। तो यहाँ से सवाल बनने के जो चांसेस होते हैं ना वो 99.99 होते हैं। इसीलिए इस जिले को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, आज सबसे पहला अपन बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की लोकेशन की, कि चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान के कौन कौन से जिले छूते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा चित्तौड़गढ़, ये रहा आपका। ये आपका चित्तौड़गढ़ जिला है। अगर मैं इसकी दिशा की बात कर लूँ तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व के अंदर पड़ता है। और अगर मैं बात कर लूँ कि कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा आपकी चित्तौड़गढ़ जिले से लगती है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। ये आपका भीलवाड़ा, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भीलवाड़ा टच है। उसके बाद बात कर लूँ तो राजसमंद की सीमा जो है आपके चित्तौड़गढ़ जिले को छूती है। राजसमंद जिला हो गया। अब देखो, राजसमंद जिले के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। देखो, आप सभी को पता है अपने भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की नहीं कर रहा हूँ। जनसंख्या घनत्व ऑल ओवर जो राजस्थान का तो था आपका 21.3 था, जबकि आपका भारत का जो है 17.7 था। यही जनसंख्या घनत्व जो है आपके राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा जिला है जिसका राजसमंद का है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जिलों की मैं बात कर लूँ तो इधर से आपका उदयपुर है जो कि चित्तौड़गढ़ की सीमा को छूता है। नंबर 3 की मैं बात कर लूँ तो आपका उदयपुर, जिसे व्हाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर जो है आपका उदयपुर। उसके बाद अगर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ तो देखो, आपको सलुम्बुर जिला थोड़ा सा टच होता हुआ दिखाई देगा। देखो, हल्का सा सलुम्बुर जो है यहाँ से टच हो रहा है, यानी सलुम्बुर जिले की जो सीमा है वो भी आपके चित्तौड़गढ़ से लगती है, क्योंकि ये राजस्थान का नवगठित जिला है, नया जिला है। तो सलुम्बुर की जो सीमा है वो भी आपकी यहाँ से चित्तौड़गढ़ को छूती है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो हल्का सा आपका बूंदी और कोटा, फिर आपका कोटा हो जाएगा जो कि हाड़ौती प्रदेश में शामिल है, फिर आपका बूंदी हो जाएगा। तो 3 जिले, और ये चौथा हो जाएगा आपका, फिर ये आपका 5वां, ये छठे 6 जिले। यानी चित्तौड़गढ़ की सीमा की अगर मैं बात कर लूँ तो राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जो चित्तौड़गढ़ की सीमा को छूते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी तहसील और विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके 12 तहसील हैं। चित्तौड़गढ़ है, रासमी, भोपाल सागर हो गया, गगरार, निम्बाहेड़ा, बेंगू, बस्सी हो गया, भदेसर हो गया, रावत भाटा, बड़ी सादड़ी हो गया, कपासन हो गया, डूंगला हो गया। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ विधानसभा क्षेत्र तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। बड़ी सादड़ी, बेंगू, चित्तौड़गढ़, कपासन, निम्बाड़ा, कितने? 5 आपके विधानसभा क्षेत्र है। अब हम कला संस्कृति की अगर बात करें चित्तौड़गढ़ जिले से तो बिल्कुल आपको याद रखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं सांवलिया सेठ का जो मेला लगता है। यानी सांवलिया सेठ का जो मेला लगता है आपका मंडफिया चित्तौड़ में लगता है। ठीक है, कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, और कृष्ण भगवान के काले पत्थरों की मूर्ति स्थापित की गई है। अब देखो, थोड़ी सी अगर मैं चर्चा कर लूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक जो मेले लगते हैं ना आपके कौन से माह में लगते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है भाद्रपद माह में लगता है। और अगर लोक देवता की पूछा जाओ तो लगभग सारे लोक देवता भाद्रपद माह में सारे मेले लगते हैं। जैसे तेजा जी का मेला ले लो, आपका भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। गोगा जी का मेला ले लो, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की नवमी को आपका मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। देवनारायण जी का मेला ले लो तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आपका मेला लगता है। ठीक है, तो लगभग सारे मेले जो है आपके भाद्रपद माह में लगते हैं।
इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, जबकि वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका एक दर्शन भी है शुद्धाद्वैत, है ना, तो वो भी आप याद रख सकते हो कि एक बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। इसके बाद देखो कृष्ण भगवान के काले पत्थरों की मूर्तियां स्थापित की गई, और राजस्थान में ही एक और मंदिर है जो कृष्ण भगवान के काले पत्थरों की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन वह भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है और उसे मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर? ये जगत शिरोमणि मंदिर आपका जयपुर के अंदर पड़ता है, और इसका निर्माण जो करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया? तो मान सिंह की जो पत्नी थी आपकी कनकावती के द्वारा करवाया गया है। 1599 में इसका निर्माण आपका स्टार्ट हुआ था। 1599 से लेकर 1608 तक इसका निर्माण कंप्लीट हुआ, यानी इसके निर्माण में लगभग आपके 9 बरस लगे थे। कितने साल लगे थे? 9 साल आपके लगे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है उनको अपन देख लेते हैं। तो मातृकुंडिया मेला की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो देखो ये आपका रासमी चित्तौड़ में लगता है। अभी कहाँ लगता है? रासमी चित्तौड़ के अंदर वैशाख पूर्णिमा को यह मेला लगता है आपका। पांडवों से संबंधित है। मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता। क्या कहलाता भाई? मेवाड़ का हरिद्वार। इसके अलावा एक इसका उपनाम और है, इसे मेवाड़ का प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? मेवाड़ का प्रयाग। मेवाड़ के प्रयाग के नाम से भी ये जाना जाता है। मातृकुंडियों का राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नोट, मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो रासमी चित्तौड़ से की गई थी। कहाँ की गई थी? रासमी चित्तौड़ से ही आपकी की गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। और एकी आंदोलन जो चलाया था मोतीलाल तेजावत ने, वो आदिवासियों के लिए, हितों के लिए चलाया गया था। और यही आपका जो आंदोलन है ना, इसी से जो आपकी मेवाड़ पुकार का जो संबंध है वो इसी आंदोलन से आपका, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया। और 21 सूत्री मांग का जो संबंध है वो भी आपके इसी आंदोलन से है। और भगत आंदोलन ये भी आपका एक जनजातीय आंदोलन था जो कि गोविंदगिरी गोपपालिया द्वारा स्टार्ट यानी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले और फैक्ट देख लेते हैं। तो आप जौहर मेला देखो, राजस्थान का एकमात्र जौहर मेला जो लगता है चित्तौड़गढ़ में लगता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल RSSB बोर्ड द्वारा पूछा गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। 1303 को रानी पद्मिनी द्वारा स्थापित किया गया। ये जौहर राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर भी माना जाता है। अब देखो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा जिला है, या चित्तौड़गढ़ किला एकमात्र ऐसा किला है जहाँ राजस्थान के सर्वाधिक साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 3 साके यहाँ पे हुए थे। बिल्कुल आपको याद रखना। तीनों साखे मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको डेट बता देता हूँ। तो पहला जो साखा हुआ था आपका सबसे पहले 1303 ईस्वी में हुआ था। दूसरे साखे की मैं बात कर लूँ तो 1535 ईस्वी में हुआ था। तीसरा जो आपका शाखा हुआ था तो 1568 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 67-68 भी लिखा होता है लेकिन 68 में ही हुआ था, तो 68 इसकी कंफर्म डेट है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आवरी माता का मंदिर, जिसे असावरी माता भी कहा जाता है, निकुंभ चित्तौड़ में है। भाई कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़ में है। लकवा पीड़ित जो मरीज होता है उनका जो इलाज होता है ना, वो आपके आवरी माता के मंदिर के अंदर होता है। कौन से में? लकवा पीड़ित से। मीराबाई के मंदिर की बात कर लूँ तो ये मंदिर इंडो और आर्य शैली में बना हुआ है, जिसे नागर शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ संगार चवरी मंदिर। राणा कुंभा के समय जैन वेलाक यानी वेलका, वैसे इनको वेलका कहा जाता है, एग्जाम में ये सवाल आपका बना था। वेलाक नहीं है, वेलका ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कुंभा की पुत्री रमाबाई, रमाबाई का एक अन्य नाम भी आपको मिलता है वागेश्वरी। क्या मिलता है? वागेश्वरी। ये भी इनका ही नाम है, आपको बिल्कुल याद रखना। रमाबाई को वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता। और मेवाड़ी राजाओं का जो राज तिलक होता था वो भी यही होता था। और इसी संगार चवरी के अंदर आपके महाराणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, इनका विवाह भी हुआ था। और इसके निर्माण की बात कर लूँ तो मैं 1448 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फतेह प्रकाश संग्रहालय की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा संग्रहालय, चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि चित्तौड़ दुर्ग में है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। सभी दुर्गों का सिरमौर है। मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। निर्माण कुमारपाल, ये प्रबंध, ये गलत लिखा हुआ या प्रबंध होना चाहिए था, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। कुमारपाल प्रबंध जो है आपका एक ग्रंथ है, उसके अनुसार मैं बात करूं तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने, लगभग 7वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ जो किले का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। लिविंग फोर्ट यानी सबसे ज्यादा लोग या जो निवास करते हैं किले में, उसे लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के मैं दूसरे लिविंग फोर्ट की बात कर लूँ तो आपका जैसलमेर का किला। बाकी पहला जो लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर करते हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ एक ऐसा दुर्ग भी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपकी खेती भी की जाती है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग। और मैं बात कर लूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है चित्तौड़गढ़ का किला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी किलों से बड़ा है, सभी दुर्गों से बड़ा है। दर्शन स्थल की बात कर ले तो कुमशा मंदिर आपका बना हुआ, यही कुमशा मंदिर आपका कुंभलगढ़ में भी बना हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। कालिका माता का मंदिर आपका यही बना हुआ। समिदेश्वर मंदिर यही बना हुआ, जिसे मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो जीर्णोद्वार करवाया गया था वो महाराणा मोक्कल के द्वारा करवाया गया था। तुलजा भवानी का मंदिर ये भी आपका यही बना। तुलजा भवानी के मंदिर के निर्माण की बात कर लूँ तो बनवीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। और मराठों की कुल देवी है आपकी तुलजा भवानी। श्रृंगार चवरी के बारे में बात कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। विजय स्तंभ आपका कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया। शिल्पी इसके जेता, नापा, पोमा, पूंजा। ठीक है, ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला? बिल्कुल आपको याद रखना, 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ आपकी। और इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 122 फीट है। कितनी फीट है भाई? 122 फीट। रचयिता की बात कर लूँ तो आर्यभट्ट और महेश भट्ट है इनके। और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, बार बार ऐसे सवाल बनता। जबकि विष्णु ध्वज किसने कहा था? तो उपेंद्र नाथ डे के द्वारा विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज का नाम दिया गया है। और कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया था, जो कि राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं, यानी कर्नल जेम्स टोड। कौन? कर्नल जेम्स टोड ने से कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया था। किसे? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को। रोम के टार्जन के समान बताया था कि नहीं? फर्ग्यूसन ने बताया था। रोम का जो आपका टावर है उससे भी बढ़िया है। राजस्थान के पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी ये, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का अभिनव भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपका यही है। आगे बढ़ लेते हैं तो 90वीं मंजिल का देखो पुनर्निर्माण हुआ था, क्योंकि ये मंजिल जो है आपकी क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने के कारण। तो आपकी जो 90वीं मंजिल है विजय स्तंभ की, उसका निर्माण यानी जीर्णोद्वार वापस से करवाया गया। किसने करवाया था? तो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में एक महत्वपूर्ण घटना है जो एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछी जाती है कि डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो मेवाड़ के कौन से महाराणा ने लगाई थी। तो डाकन प्रथा की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला आपके जो शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह के कब लगाई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना 1853 में। कब लगाई थी? 1853 ईस्वी के अंदर आपके डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 8वीं मंजिल पर आपके कोई भी मूर्ति नहीं है। आकृति की बात कर लूँ तो डमरूनुमा, सीढ़ियों की बात कर लूँ तो 157 सीढ़ियां। ठीक है, वास्तुकार जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि नापा, पोमा, पूंजा 3री मंजिल पर है। और 9वीं बार अरबी में अल्लाह शब्द भी लिखा गया। विजय स्तंभ पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देखो, राजस्थान की एकमात्र ऐसी पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, कौन सी इमारत है? तो विजय स्तंभ। आपको बिल्कुल याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों की ओर देख लेते हैं। बैसरोडगढ़। बैसरोडगढ़ दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जिसे राजस्थान के वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये जो आपका बैसरोडगढ़ बना हुआ ना, ये 2 नदियों के संगम पे बना हुआ। कौन कौन सी नदी? तो आपको बिल्कुल याद रखना, चंबल नदी है एक तो आपकी, दूसरा आपका बामनी नदी है। कौन सी नदी है? बामनी नदी। चंबल और बामनी नदी। इसके अलावा देखो, अभी हाल ही के जो सीटी एग्जाम हुए थे आपके,
मुझे अच्छे से याद नहीं 10+2 में पूछा या ग्रेजुएशन में, लेकिन सवाल यहाँ से बना था। सवाल किस तरह का बना था वो मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। सवाल ये पूछा था कि कर्नल जेम्स टोड ने एक जागीर मांगी थी राजस्थान की मनपसंद जागीर, तो उनकी जो मनपसंद जागीर थी निम्न में से कौन सी है? तो बिल्कुल आपको याद रखना वो भैंसरोडगढ़ था। अगर मैं कोई जागीर लेना चाहूँ राजस्थान में तो भैंसरोडगढ़ का किला था। यही सवाल आपके सीईटी के अंदर पूछा गया था। और ये राजस्थान का आपका दूसरा जल दुर्ग है भाई, राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग है। पहले जल दुर्ग की मैं बात कर लूँ तो आपका गागरोन है। जल दुर्ग की श्रेणी का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है ना आपका, वो गागरोन है, ठीक है। और गागरोन जो है आपका झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। और दूसरा आहू और काली सिंध नदी के संगम पे है। तुर्रा कलंगी ख्याल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसकी ये जो फेमस है आपके गोसुंडी चित्तौड़गढ़ की है। ख्याल की शुरुआत चंदेरी मध्य प्रदेश से हुई थी। एक संगीत लोकनाट्य है, हिंदू व मुस्लिम कलाकार इसमें भाग लेते हैं। शुरुआत जो की गई थी, एक तो तुकनगिर और शाह अली के दो कलाकार थे, इस नाम के कलाकारों ने इसको शुरू किया है। गोसुंडी शिलालेख की बात कर ले तो वैष्णव द्रव की जानकारी मिलती है। अब देखो गोसुंडी शिलालेख से आरएस के अंदर भी आपके 2 से 3 मरतबा ये सवाल पूछा गया कि गोसुंडी शिलालेख की एक तो तिथि पूछ ली गई, दूसरी आपकी भाषा पूछ ली गई। तो गोसुंडी शिलालेख जो है मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। पहले तो आपको ये याद रखना। दूसरी गोसुंडा शिलालेख की जो आपकी लैंग्वेज है ना वो संस्कृत लैंग्वेज है। कौन सी भाषा में लिखा गया तो आपको बिल्कुल याद रखना संस्कृत। और लिपि की मैं बात कर लूँ तो ब्राह्मी लिपि है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें वैष्णव धर्म की सबसे प्राचीन जानकारी यहाँ से आपको मिलती है। कुंभ स्वामी मंदिर, जैसे कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका, इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1449 ईस्वी में आपका करवाया गया था। कुंभा महल की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो ये महल राजपूतों की पद्धति पर बना हुआ स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। फतेह सागर महल की बात कर लो तो कुछ ही दूरी पर बना हुआ है और बहुत ही आकर्षक महल है। आगे बढ़ते हैं तो सतविश जैन मंदिर की बात कर लेते हैं। तो सतविश जैन जो मंदिर आपके 27 देवरिया बनी हुई है, 11वीं सदी में इस मंदिर का आपका निर्माण हुआ। पद्मिनी महल, ये महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर ही आपका बना हुआ है बिल्कुल। और चल फिरसा दरगाह की मैं बात कर लो तो चल फिरसा दरगाह आपके जो है वो आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर कपासन में है। कहाँ है? कपासन में। कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके चल फिरसा दरगाह है। और यहाँ से आरएसएस बोर्ड ने सवाल भी पूछा था, ये सीधा दरगाह पूछी थी कि कहाँ स्थित है, वो आपका चित्तौड़ नहीं, वो आपका कपासन लिखा था। तो आपको याद रखना कि कपासन चित्तौड़ के अंदर आपके चल फिरसा की दरगाह स्थित है। भौगोलिक परिदृश्य की थोड़ी सी बात कर ले तो भौगोलिक स्थिति से राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर है। और नदियों की बात कर लूँ तो ये चनास नहीं बनास, ये गलती से चनास लिख दिया गया है तो आप सुधार कर लेना इसको। ये बनास नदी है ना, बनास, गंभीरी, बामनी यानी ब्राह्मणी, ओराई, गुंजाली, कजमाली, सेवान और बैडच, ये नदियाँ जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहती है। चंबल नदी की मैं बात कर लूँ तो जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थल है। वहां से निकल के आप सीधे चित्तौड़गढ़ के कौन से स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो आपको बिल्कुल याद रखना 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इस नदी पर गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, ये सारे बांध जो स्थित है वो चंबल नदी पर है। इसी नदी पर भैंसरोडगढ़ के निकट आपका चूलिया जलप्रपात बना हो जो कि 18 मीटर ऊंचा है और राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। चंबल बनास सीप त्रिवेणी संगम जो कि रामेश्वर सोई माधोपुर में बनता। कहाँ बनता? रामेश्वर सोई माधोपुर में, जहाँ जिसे इस स्थान को जो है आपको मैं बता दूं मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता। क्या कहा जाता? मीणाओं का प्रयागराज। अब देखो चंबल नदी के बारे में मैं आपको कैसा फैक्ट बताता हूँ, शायद ही बड़े कोचिंग वालों ने नहीं बताया होगा, बड़े बड़े ऐप्स पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा। देखो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामित की गई थी। अगर सवाल ये बन जाता तो आप देख लेना, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में देख लेना, ये सवाल नहीं मिलेगा आपको। चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शामिल है, अच्छे से सुनना, नामित किया गया था। सवाल एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखो थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ मैं। तो इसने बताया कि राज्य की एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी बहती
उस नदी का नाम क्या है? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, उस नदी का जो नाम है वो गग्गर है। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्योंकि जब बरसात के दिन होते हैं, ये आपकी बरसाती नदी, अगर बरसात तेजी से होती है, बाढ़ आता है, तो ये अपना पानी पाकिस्तान तक ले जाती है। तो ये नदी आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और चंबल नदी पे जो 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है, इसमें से अगर सवाल आपका पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन से बांध का निर्माण हुआ था, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सबसे पहले जिस बांध का निर्माण हुआ था वो कोटा बैराज बांध है। कौन सा बांध है? कोटा बैराज बांध। और देखो यहाँ से कई बार सवाल पूछा, सवाल कैसा बनता है वो भी मैं आपसे बिल्कुल चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। कोई सा भी आपका एग्जाम हो जहां आपके राजस्थान जी के अगर पूछा जाता है तो वाकई में एक बेहतर आपकी तैयारी होने वाली है। तो चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो देखो मैं बताता हूँ सवाल कैसा बना था। सवाल यूँ बना था कि भाई मुहाने से चंबल नदी पे जो ये 4 बांध बने, इनका क्रम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्रम पूछा था। क्रम कैसे पूछा था कि उद्गम से मुहाना का क्रम सेट कीजिए। उद्गम से मुहाने का क्रम सेट करना। उद्गम यानी जहाँ नदी का उद्गम स्थल है, और मुहाने से। तो क्रम कैसा पूछा गया था बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपका बांध आता, कौन सा बांध आता, तो आपको याद रखना गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। फिर कौन सा बांध आता? फिर मैं बात कर लूँ तो फिर आपका जो बांध आता, कौन सा बांध आता? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। फिर मैं बात कर लूँ तो कौन सा बांध आता आपका? राणा प्रताप के बाद आपका जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध आता? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध की अगर बात करूँ तो मैं कोटा बैराज बांध आता। यही क्रम है आपका, उद्गम से मुहाना। अगर एग्जामिनर अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो मुहाने से उद्गम भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं। लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक मक्का होता है भाई। क्या होता? मक्का। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये मक्का जो होता है चित्तौड़गढ़ में होता है। मक्के के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है कैसी मिट्टी है? तो लाल काली मिश्रित मिट्टी है। सिंचाई परियोजना की अगर मैं बात कर लूँ तो गंभीरी, उरई, वागन, बस्सी, भोपाल सागर। राणा प्रताप सागर बांध जो कि आपके रावतभाटा में बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, चंबल नदी पर है। भराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राजस्थान का। भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, बिल्कुल आपको याद रखना। और अगर बांधों से रिलेटेड अगर आपको सवाल पूछे जाते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है आपका वो कौन सा बांध है? वो बिल्कुल माही नदी पर बना हुआ है, आप सभी को पता होगा। कौन सा? बजाज सागर बांध। कौन सा? बजाज सागर बांध, जो कि भराव की दृष्टि से सबसे लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। और ऊंचाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका जवाई बांध है। कौन सा बांध है? जवाई बांध। खनिज पन्ना, हीरा, अभ्रक, सीसा, जस्ता। कैसरपुरा में हीरे की जो खान है वो आपकी खदानों की पट्टी आपको मिली है। जल विद्युत ऊर्जा की बात कर लो तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल घाटी विद्युत परियोजना में 43 मेगावाट की 4 इकाइयां कार्यरत है। कुल कितना विद्युत का उत्पादन होता था? 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन आपका होता है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से मैं बात कर लूँ तो ये जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। और पहली चीनी मिल की बात कर लूँ तो देखो भोपाल सागर में स्थापित की गई। कहा? भोपाल सागर में स्थापित की गई। किस नाम से? द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से 1932 के अंदर। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आप अपने नोट्स में ऐड करिएगा कि भाई पहली चीनी मिल राजस्थान में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। किस नाम से? द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से स्थापित की गई है। चंदेरिया में जिंक स्मेल्टर आपका लगा हुआ है, ये भी सवाल पूछा गया, सीधा सीधा पूछा जाता है कि चंदेरिया जो जिंक स्मेल्टर प्लांट आपका कहाँ है? तो चंदेरिया चित्तौड़। वैसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात कर लो तो चम्बल और बामनी नदी के संगम पे धोक के वृक्षों की प्रधानता है। ये एक मृग वन भी है और वन विभाग द्वारा संचालित है। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात कर ले तो राणा मोकल का जो रूलिंग पीरियड आपका 1421 से लेकर 1433 तक है। कैलाशपुरी में एक लिंगजी के मंदिर का परकोटा बनवाया था। योगेश्वर भट्ट इनके दरबारी थे। जीलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था कब? 1433 में उदयपुर के अंदर मोकल और अहमद शाह के मध्य लड़ा गया था। किसके? मोकल और अहमद शाह, जिसमें अहमद शाह आपके विजयी हुए थे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। महाराणा कुंभा
1433 से लेकर 1438 तक इनका रूलिंग पीरियड था। स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक, क्योंकि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी इमारतों का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इनकी उपाधियां, बहुत सारी उपाधियां, कई बार उपाधियों से सवाल बना है, वापस भी बनेगा। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राजगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, महाराजा धीराज, नंदन, नंदीश्वर, दानगुरु, राणो रासो। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। प्रमुख विद्वानों की बात कर ले तो आरपीएससी ने यहाँ से सवाल बनाया हुआ है। इनके जो दरबारी कवि है ना यहाँ से, और दरबारी विद्वान है यहाँ से आपका सवाल बना है। तो सोमदेव सूरी, हीरानंद सूरी, आसानंद, कानाव्यास, रमाबाई, आर्यभट्ट, महेश भट्ट, मंडन, नाथा, गोविंद, ईश्वर, सारंग व्यास, जेता, नापा, पोमा और पूंजा, ये सारे जो है इनके दरबारी कवि यानी दरबारी विद्वान के अंदर, दरबार के अंदर बैठते थे। प्रमुख ग्रंथों की बात कर ले तो संगीत राज हो गया आपका, संगीत रत्नाकर हो गया, संगीत सुधा हो गया, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, गीत गोविंद पर टीका और चंडी शतक टीका है। ठीक है, ये और हरवर्ती का ये जो ग्रंथ है ये आपके किनके हैं? कुंभा के हैं। संगीत राज का सवाल एग्जाम में बना हुआ, सवाल ये बना था कि संगीत राज ग्रंथ जो है कितने भागों में बटा हुआ। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम से पूछा गया है। 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। सारंगपुर युद्ध की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो 1437 में हुआ था। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य राणा कुंभा इसमें विजयी रहे थे आपके, और इसी उपलक्ष्य में आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चंपानेर की संधि की बात कर लो तो गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक और मालवा के राजा महमूद खिलजी के मध्य हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1456 में हुई थी। क्यों हुई थी? महाराणा कुंभा को पराजित करने के लिए ये संधि की गई थी। बदनौर के युद्ध की बात कर ले तो बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में हुआ था। भाई कब हुआ था? 1457 ईस्वी में हुआ था। पहले बदनौर आपका भीलवाड़ा में था, लेकिन अब ये ब्यावर जिले में शामिल हो चुका है। राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन ऐबक और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपके महाराणा कुंभा विजयी रहे थे। महाराणा रायमल की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो इनका जो कार्यकाल था 1473 से लेकर 1509 तक था। इनकी पत्नी की बात कर ली जाए तो श्रृंगार देवी थी। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में आपके गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी? गोसुंडी बावड़ी जो है आपकी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। एक आपकी हरामखोर बावड़ी का है तो वो भी आपके चित्तौड़गढ़ में। कौन सी बावड़ी? हरामखोर बावड़ी। ये भी कहाँ पड़ती है? चित्तौड़ में पड़ती है। कभी कोई एग्जामिनर आ गया जिसका दिमाग खराब है तो वो सवाल बना देगा कि हरामखोर बावड़ी का है, तो सवाल इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज सिसोदिया की थोड़ी सी बात कर ले तो राणा रायमल के बड़े पुत्र थे, उड्डना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दौड़ने में और भागने में बहुत तेज थे, इसीलिए इसको उड्डना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यही उड्डना राजकुमार है ना जिन्होंने अजमेर का जो तारागढ़ है इसका नाम तारागढ़ करा था। ठीक है, पहले इसका जो नाम था अजय मेरू दुर्ग था। क्या था? अजय मेरू दुर्ग। लेकिन अपनी पत्नी तारा के नाम पर इन्होंने क्या करा था? इस दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया गया था। जबकि एक बूंदी का तारागढ़ है, बूंदी का तारागढ़ को तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी आकृति स्टार की तरह है ना, किसकी तरह? स्टार की तरह बनी हुई है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ है। और इसका नाम उड्डना राजकुमार द्वारा किया गया है इनकी पत्नी के नाम पर। इनकी 12 खंभों की छतरी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। संग्राम सिंह की थोड़ी सी बात कर लूँ तो इन्हें राणा सांगा 1509 से 1528 तक, इनका जन्म बर्रैसी में हुआ था। इनको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता, मानवों का खंडर कहा जाता है। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो 80 घाव थे। इनके कार्यकाल में राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था आपका खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपके कौन विजय रहे थे? तो बिल्कुल आपके बाबर जिसमें विजयी हुए थे। खातौली की युद्ध की थोड़ी सी बात कर लो तो 1517 में हुआ था। खातौली वर्तमान में आपके कोटा में पड़ता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाड़ी की युद्ध की बात कर लो तो आपको 1518 में हुआ था। बाड़ी वर्तमान में धौलपुर में है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य राणा सांगा आपके विजयी रहे थे। इसमें जो लोदी के जो सेनापति थे ना वो मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन थे। कौन थे? मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन। गागरोन के युद्ध की बात कर लो तो 1519 ईस्वी में हुआ था। ये झालावाड़ में पड़ता है, राणा सांगा और महमूद खलजी के मध्य। अब देखो इन युद्धों की आपको केवल तिथि याद रखनी है। क्या याद रखनी? तिथि आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक बार क्रम से पूछा गया कि आपका खातौली और बाड़ी गागरोन और खानवा का क्रम पूछ लिया गया था। सबसे पहला आपका कौन सा हुआ था? सबसे पहला आपका खातौली के बाद आपका बाड़ी के बाद आपका गागरोन के बाद आपका खानवा। कौन सा? खानवा। ठीक है,
खातौली का युद्ध हुआ था आपका 1517 में, ये 1518 के अंदर। गागरोन का 1519 में हुआ था आपका, और खानवा जैसे मैं बता चुका हूँ 1527 के अंदर हुआ था। बयाना युद्ध की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो ये 16 फरवरी 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 1527। इसके एक महीने बाद ही आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। भरतपुर राणा सांगा बाबर के मध्य हुआ था। बाबर की सेना का जो नेतृत्व किया था, ये सवाल आरपीएससी ने पूछा कि भाई बयाना का जो युद्ध है उसमें बाबर की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मेहंदी ख्वाजा के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसमें राणा सांगा आपके विजयी रहे थे। फिर आपके जस्ट एक महीने बाद हो जाए 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, जो कि रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर हुआ था। राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, और बारूद और तोपों का प्रयोग भी किया था। राजस्थान का पहला युद्ध है जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? तोपों का प्रयोग आपका किया गया था। राणा रतन सिंह की बात कर ले तो ये राणा सांगा के पुत्र थे। इनका जो कार्यकाल था 1528 से 1531। राणा विक्रमादित्य की बात कर लो तो ये 1531 से गलती से 8 हो गया है ना, 1531 से 1536 तक इनका कार्यकाल था। राणा कर्मावती और मेवाड़ के अयोग्य शासक थे ये बिल्कुल। राणा उदय सिंह की मैं बात कर लूँ तो 1537 से 1572 राणा सांगा के पुत्र थे। 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करी थी। कौन से नगर को बसाया था? उदयपुर नगर को आपको बसाया था। अब देखो इससे 100 साल घटा दो आप, 100 साल अगर आपने घटा दिए तो ये 1459 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1459। और 1459 में आपके एक महत्वपूर्ण नगर की स्थापना हुई थी। कमेंट करके बताना, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ। और अगर मैं 1488 की बात कर लूँ तो ये भी आप बता सकते हो। 1488 में आपका बीकानेर हुआ था। 1459 में कौन से शहर की स्थापना हुई थी आपको बिल्कुल बताना है। आगे बढ़ते हैं, चलो मैं ही बता देता हूँ। जोधपुर की स्थापना हुई थी। राणा प्रताप की बात कर लो तो 1572 से 1597 में उदय सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म एग्जाम में पूछा गया भाई 9 मई 1540 को जूनी कचेरी बादलमेल कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? कटारगढ़ के अंदर हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो कुंभलगढ़ के अंदर मैं सबसे बात करता हूँ। कुंभलगढ़ में बना हुआ आपका छोटा किला, जिसे मेवाड़ की आग के नाम से जाना जाता है, वो है कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर आपका बना हुआ क्या? मर्दाना महल। मर्दाना महल के अंदर आपका बना हुआ बादल महल। बादल महल में एक छोटी है जूनी कचेरी। जूनी कचेरी के अंदर आपका महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। अब देखो राजस्थान में बादल महल बहुत सारा है। ये जो आपका कुंभलगढ़ वाला बादल महल है महाराणा प्रताप के जन्म के लिए फेमस है। और मैं बात कर लूँ आपके बीकानेर का बादल महल तो सोने की नक्काशी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सोने की नक्काशी के लिए। एक बादल महल आपका जैसलमेर के अंदर है। कहाँ है? जैसलमेर में, जो ऊंचाई के लिए फेमस है। और एक आपका बादल महल जो बना हुआ वो नागौर के अंदर बना, नागौर के किले में, जो कि भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है। इनका बचपन का नाम कीका था। साहित्यिक नाम पातल मिलता है, जो कि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा कहा गया था। ठीक है, उपाधि मेवाड़ केसरी हल्दीघाटी का शेर कहा जाता है। इनके गुरु की बात कर लूँ तो राघवेंद्र इनके गुरु थे। दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र थे। राज्य अभिषेक जो इनका हुआ था 28 फरवरी 1572 को हुआ था। ठीक है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। ठीक है, जलाल खान, मानसिंह, भगवत दास, टोडरमल। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक छोटी सी ट्रिक से मैं इसको आपको याद करवाना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी ट्रिक अगर आप याद कर लेते हो तो कभी नहीं भूलोगे। क्या ट्रिक है सर बता दीजिए। तो आपकी छोटी सी ट्रिक है जम्मा भट्टो। अब ये क्रम कभी भी पूछ लेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे आपका जलाल खान, मानसिंह हो गया, भगवत दास, टोडरमल, जम्मा भट्टो आपको याद रखना, ऑटोमेटिक आपको क्रम याद हो जाएगा। ठीक है, और ये क्रम ही एग्जाम में पूछा जाता है। सितंबर 1572 में जलाल खा गए थे, जून 1573 में मानसिंह, फिर भगवत दास की बात कर लो सितंबर 1573, टोडरमल की बात कर लो तो दिसंबर 1573। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल बनता, लेकिन इतिहासकार इसकी 2 तिथियां मानते हैं। 21 जून को भी सही माना जाता है। 21 जून 1576 भी माना जाता है, 18 जून 1576 भी माना जाता है। 21 जून 1576 अगर आपका यूपीएससी इंडिया लेवल का एग्जाम है तो आप 21 जून करके आना, क्योंकि जो इंडिया के जो विद्वान है वो 21 जून मानते हैं, राजस्थान वाले 18 जून ही मानते हैं। ठीक है, और दोनों तिथियां एक साथ नहीं मिलेगी। अगर एक साथ मिल जाती तो आपका सवाल डिलीट होगा। क्लियर, दोनों में से एक तिथि आपको मिलेगी। राणा प्रताप के जो सेनापति थे वो पूंजा भील थे और मानसिंह प्रथम थे। मानसिंह प्रथम सेनापति आसफ खां के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आपका इस युद्ध में राणा प्रताप के हाथी का जो नाम था राम प्रसाद था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था? लूणा प्रसाद कर दिया गया था। ठीक है, राम
राणा प्रताप की बात कर लूं तो राणा प्रताप युद्ध में घायल होने पर जाला बीदा ने मुकुट पहनकर युद्ध का नेतृत्व किया था, यानी राज चिन्ह किसने धारण किया था? जाला बीदा के द्वारा। इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता, क्योंकि इसमें हाथियों की जो मात्रा थी वो ज्यादा थी। मर्दाना मानसिंह का हाथी था, लूणा राणा प्रताप का हाथी था, गजमुख आसफ खां का हाथी था। वाटक बात कर लूं तो शक्ति सिंह का हाथी था, शक्ति सिंह जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे। चैतक राणा प्रताप का घोड़ा था, हवाई अकबर का हाथी था। हल्दी घाटी के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड ने से मेवाड़ का थर्मोपोली कहा, क्या कहा? मेवाड़ का थर्मोपोली। जबकि अबुल फजल ने से खमनोर का युद्ध कहा, क्या कहा? खमनोर का युद्ध। और बदायूनी ने से क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा है। यहाँ से सवाल बना हुआ कि बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस उपनाम से पुकारा है? तो गोगुंदा के युद्ध से इसका नाम दिया है। बदायूनी ये अकबर का इतिहासकार था जो कि हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, जिसने उत्खंच उत्तवारिक नामक एक ग्रंथ लिखा है। आवरगढ़ उदयपुर की बात कर लूं तो अकबर ने राणा प्रताप के चारों तरफ घेरने के लिए मुगल थाने स्थापित करवाए थे। एक आपका देबारी में, दूसरा देवल डूंगरपुर में, दिवेर राजसमंद में, देसूरी पाली के अंदर। कुंभलगढ़ युद्ध की बात कर लूं तो 1578 में हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति थे ना, शहबाज खां के मध्य हुआ था, जिसमें शहबाज खां विजयी रहा था। और इसी समय कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर जो कब्जा कर लिया गया था वो शहबाज खां के द्वारा कर लिया गया था। और इसी समय महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई थी, चावंड। दिवेर का युद्ध की बात कर लूं तो महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह प्रथम और अकबर के सेनापति सुल्तान खां के मध्य हुआ था, जगन्नाथ कच्छावा के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह विजयी रहते। ठीक है। अजबदे पवार की बात कर ले तो अजबदे पवार महाराणा प्रताप की रानी थी, जिसने संकटकालीन परिस्थितियों में राणा प्रताप का साथ दिया था। मायरा की गुफा की बात कर लो तो कोल्यारी गांव में, ये राणा प्रताप का शस्त्रागार था, जितने भी शस्त्र रखे जाते थे वो यहाँ रखे जाते थे। मदीन उदयपुर की बात कर लेते, एक गुफा है जहाँ राणा प्रताप की सेना ठहरती है। महाराणा अमर सिंह की बात कर लो तो 1597 से लेकर 1620 तक इनका काल था। राणा प्रताप के पुत्र थे। इनका जन्म जो हुआ था चावंड में हुआ था। हरावल प्रतियोगिता 1599 में अमर सिंह के समय चुंडावत और शक्तावत के मध्य हुई थी। हरावल प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? हरावल का जो आपका मतलब होता है, यानी सेना का जो आगे वाला जो पार्ट होता है, सेना 3 भागों में बटी हुई रहती है आपके, यानी आगे सेना का आगे वाला भाग का नेतृत्व कौन करेगा, उसे हरावल प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेना के आगे वाले भाग को हरावल के नाम से जाना जाता है, बीच वाले भाग को ढोलान के नाम से जाना जाता है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसे चंद्रावल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चंद्रावल के नाम से आपका जाना जाता है। तो इसी हरावल भाग में नेतृत्व करने के लिए शक्तावत और चुंडावतों के मध्य लड़ाई हुई थी। हरावल सेना का अग्रभाग था और चंद्रावल पिछला भाग था। चुंडावत सेना का नेतृत्व जैतर सिंह और शक्तावतों के नेतृत्व में बल्लू सिंह ने किया था। किसने किया था? बल्लू सिंह ने। ठीक है। और मेवाड़ मुगल संधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 5 फरवरी 1615 को राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। अमर सिंह ने संधि प्रस्ताव हरिदास और जल्ला शुभकरण के माध्यम से भेजा था। आगे बढ़ते हैं, महाराणा कर्ण सिंह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1620 से 28 तक राणा अमर सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के प्रथम मुगल परगना के आधार पर कर्ण सिंह को विभाजित किया गया था। ठीक है। इन्होंने जग मंदिर का निर्माण भी करवाया था और खुर्रम शाहजहां इनके समय मेवाड़ में शरण भी ली थी जग मंदिरों में। महाराणा जगत सिंह की बात कर लो तो ये कर्ण सिंह के पुत्र थे। जगत सिंह ने स्वर्ण का तुला दान करवाया था। ठीक है। यानी इसको सोने के अंदर तोला गया था जगत सिंह को। जगत सिंह के समय जगदीश मंदिर का निर्माण भी हुआ, जिसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर? सपनों का मंदिर। जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए नाहरजी बाहरट शहीद भी हुए थे। नौजो भाई इनकी दाईमाई थी। और जगत सिंह प्रथम चित्तौड़ की जो चित्रकला शैली है उसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को ही माना जाता है। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। राणा प्रताप के बाद मेवाड़ के अंतिम सबसे शक्तिशाली राजा थे वो राज सिंह थे। राज सिंह ने औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड की सहायता से मना कर दिया था और राज सिंह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की सहायता की थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया, जिससे राज सिंह ने देने से मना कर दिया था। ये औरंगजेब और राज सिंह के मध्य दूसरा नाराजगी का कारण था आपका। औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण के समय जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए 20 मेवाड़ी सरदार शहीद हुए थे। इसी इतिहास को माथा तोड़ युद्ध कहा जाता है। सवाल एग्जाम में यूं बन सकता है कि माथा तोड़ युद्ध का संबंध मेवाड़ के कौन से शासक थे? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। राज सिंह के समय धींगा गवर मेला तलवारों की घेर की शुरुआत भी हुई थी, आपकी बिल्कुल याद रखना। राय सिंह ने विजय कटकातू की जो उपाधि दी थी वो किसे दी थी? महाराणा राज सिंह को दी थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है।
महाराणा जय सिंह की बात कर ले तो ये राज सिंह के पुत्र थे। जय सिंह ने आपकी जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, गोमती नदी जो है उसके जल को रोककर, ठीक है। लेकिन अब ये जयसमंद झील आपके उदयपुर में नहीं रही भाई, सलूमपुर जिले में शामिल हो गई, आपको याद रखना होगा। नई जीके के अनुसार मैं बात करूं, नए बदलाव के अनुसार मैं बात करूं तो ये सलूमपुर जिले में आ गई। जय सिंह ने उदयपुर में कृष्णा विहार नामक बाग भी लगवाया है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय जय सिंह के पुत्र थे। अमर सिंह द्वितीय के समय मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासतों के मध्य जो देबारी समझौता हुआ था, इन्हीं के काल के अंदर हुआ था। और अमर सिंह ने मेवाड़ में पहली बार सामंतों और जागीरदारों के लिए नए नियम भी आपके बनाए थे। दुर्गादास राठौड़ को अमर सिंह ने रामपुरा की जागीर भेंट भी करी थी। रामपुरा के जो हाकिम भी इसे नियुक्त किया गया था। महाराणा संग्राम सिंह की बात कर ले तो अमर सिंह द्वितीय के पुत्र थे। इन्होंने हुरडा सम्मेलन आयोजन करने की योजना बनी थी, लेकिन ये असमय इनका निधन हो गया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण और वेदनाथ प्रशस्ति का जो निर्माण करवाया गया वो महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 51, ये संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र थे। इन्हीं के समय आपका हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था 17 जुलाई 1734। कई बार यहाँ से सवाल बना है कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 1734 में। कहाँ हुआ, भीलवाड़ा के अंदर हुआ, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता जो की थी, किसने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ में पहली बार मराठों ने कर वसूला था, बिल्कुल आपको याद रखना। और मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रवेश हुआ था, तो ये आपको बताना, बूंदी रियासत में। कौन सी रियासत, बूंदी रियासत की मैं बात कर लूँ तो सर्वप्रथम मराठों ने हस्तक्षेप किया था कौन सी रियासत में, बूंदी में। कब किया था, 1734 ईस्वी के अंदर किया था। फिर महाराणा प्रताप आए थे आपके द्वितीय, फिर राज सिंह द्वितीय आए थे, फिर हरि सिंह द्वितीय आए थे, फिर आपके हमीर सिंह द्वितीय आए थे। लेकिन इनके काल में कोई भी खास घटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, महाराणा हमीर सिंह की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महाराणा हमीर सिंह के समय मेवाड़ के मुस्लिम सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया और इनके समय मेवाड़ में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने आक्रमण किया और बंदूक की नली फटने के कारण राणा हमीर सिंह का देहांत आपका हो गया था। महाराणा भीम सिंह की बात कर ले तो दानी शासक थे। भीम सिंह के समय 1818 में अंग्रेजों से जो सहायक संधि करी थी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ के कौन से शासक ने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि करी थी। तो इनके काल में गिंगोली का युद्ध हुआ था। 1807 में राजा मान सिंह यानी मारवाड़ और जगत सिंह द्वितीय यानी जयपुर के मध्य हुआ था। महाराणा जवान सिंह 1828 से 1838 भीम सिंह के पुत्र थे। इनके काल में मेवाड़ और नेपाल के मध्य पुनः संबंध स्थापित हुए थे आपके। इन्हीं के काल में नेपाल के महाराजा राजेंद्र सिंह विक्रमशाह ने मेवाड़ की यात्रा भी की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के नेपाल के जो आपके महाराजा है ना, किन के काल में मेवाड़ आए थे, तो महाराणा जवान सिंह के काल में। मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास भी जवान सिंह द्वारा किया गया था। महाराणा सरदार सिंह बागोर के ठाकुर शिवदान सिंह के पुत्र है। 1841 में इनके काल में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया भाई, मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना तिथि है ये एग्जाम में आपके पूछी गई है। सरदार सिंह ने गया बिहार में राणा जवान सिंह को श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित करवाया था। इसके अलावा महाराणा स्वरूप सिंह की बात कर ले तो सरदार सिंह के पुत्र थे, इन्होंने स्वरूपशाही सिक्के भी चलाए थे। डाकन प्रथा के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, पहले आपको बताते हैं 1853 में डाकन प्रथा पर पूर्णतः जो प्रतिबंध लगाया था वो महाराणा स्वरूप सिंह ने लगाया था। 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो भी आपके स्वरूप सिंह थे। 1861 में मेवाड़ में सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी इन्हीं के काल में। महाराणा शंभू सिंह की थोड़ी सी चर्चा कर लेते, स्वरूप सिंह के पुत्र थे। अंग्रेजों ने ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था भाई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के बाद। महाराणा सज्जन सिंह की बात कर ले तो ठाकुर शक्ति सिंह के पुत्र थे। श्यामल इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी थी। अब देखो वीर विनोद आया तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक तो है आपका राज विनोद, एक है आपका राय विनोद। देखो राज विनोद का जो संबंध है वो मेवाड़ के इतिहास से है, जबकि राय विनोद की मैं बात कर लूं तो राय विनोद का जो संबंध है बीकानेर के इतिहास से है। दोनों को ही जो लेखक है कौन है, सदाशिव भट्ट है। कौन है, सदाशिव भट्ट। और ये सवाल कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। इसके अलावा एक राजवल्लभ अगर पूछ लिया जाए आपसे, कौन सा, राजवल्लभ। राजवल्लभ जो आपका ग्रंथ है वो
मंडन का है। किसका है भाई? मंडन का। कुंभलगढ़ के किले के जो शिल्पी है कौन है? मंडन। इन्हीं का जो ग्रंथ है आपका कौन सा ग्रंथ है? राजवल्लभ ग्रंथ भी इनका ही है। महाराणा फतेह सिंह की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो सज्जन सिंह के पुत्र थे। फतेह सिंह ने 1899 को छप्पनिया काल पढ़ा। विक्रम संवत 1956 में था। इन्हीं के काल के अंदर ये छप्पनिया काल पड़ा था, जो कि राजस्थान का सबसे भयंकर काल था। ठीक है। 1903 में एडवर्ड सप्तम दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। तब केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे भेजे थे। कितने सोरठे? 13 सोरठे भेजे थे, जिन्हें चेतावनी रे चुंगटिया के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के काल में बिजूलिया किसान आंदोलन आरंभ हुआ था और 1921 में अंग्रेजों ने राज कार्य फतेह सिंह से लेकर राजकुमार भोपाल सिंह को सौंप दिया था। ठीक है। राजस्थान का सबसे सर्वाधिक अवधि यानी लंबी अवधि तक चलने वाला जो आंदोलन है, बिजूलिया आंदोलन, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1897 में स्टार्ट हुआ था, 1941 तक चला था। कितने साल चला था? तो 44 साल चला था। आपको बिल्कुल याद रखना। विश्व का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन भी आपका बिजूलिया किसान आंदोलन है। महाराणा भोपाल सिंह की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो फतेह सिंह के पुत्र थे। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे ये। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाए गए और राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख भी यही थे और मेवाड़ के अंतिम महाराणा आपके यही थे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी जानकारी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखो हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर हम जल्द ही बहुत अच्छा सा जो कंटेंट है वो डालने वाले हैं, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें।